आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन क्या होता है। कुछ लोग हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयां खाते हैं लेकिन दवाइयों के से उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा होता। तो आज की इस वीडियो में मैं डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा कि ये रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन क्या होता है। अब कोई भी इंसान जब हाई ब्लड प्रेशर से डायग्नोस होता है, उसको हाइपरटेंशन डायग्नोस होता है, तो इनिशियल फेज पे तो हम उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए बोलते हैं और डेस्ट डाइट के लिए उसको इनकरेज करते हैं। तो अगर उनका ब्लड प्रेशर इन चीज़ों से कंट्रोल नहीं होता, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कंट्रोल नहीं होगा, डैश डाइट से कंट्रोल नहीं होगा, तो उस पे हमने क्या करना होता है कि फर्स्ट लाइन मेडिकेशन स्टार्ट करनी होती है, जिसको एसी इनहिबिटर, एआरबीज या तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कहा जाता है। तो कुछ टाइम के लिए मरीज़ को ये दवाइयाँ देनी होती हैं, लेकिन अगर वो मरीज़ इन दवाइयों के बावजूद ब्लड प्रेशर उसका कंट्रोल नहीं हो रहा, तो ऐसे मरीज़ों को ड्यूल कॉम्बिनेशन दी जाती है, यानी कि एसी इनहिबिटर्स, एआरबीज और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये कॉम्बिनेशन में दी जाती है। फिर मरीज़ कुछ अर्सा वो दवाइयाँ खाता है, फिर फॉलो अप पे हम उन मरीज़ों को बुलाते हैं। अगर उन दो कॉम्बिनेशन से भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता, तो अगेन हम उन मरीज़ों को ट्रिपल रिजम पे ऐड करते हैं। या तो मरीज़ डायरेक्ट स्टेज 3 हाइपरटेंशन में आए, यानी कि मरीज़ का ब्लड प्रेशर 160 और 100 हो, तो इसको स्टेज 3 हाइपरटेंशन कहा जाता है। इस कंडीशन में भी ट्रिपल रिजम ऐड किया जाता है, यानी कि एसी इनहिबिटर या आईआरबी, उसके साथ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, उसके साथ डायोटिक्स। ये तीनों दवाइयाँ मरीज़ को दी जाती हैं ताकि मरीज़ का ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे। लेकिन कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर इन तीनों दवाइयों से कंट्रोल नहीं होता, तो उस कंडीशन को कहा जाता है रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। अब किसी भी मरीज़ को हम ऐसे ही रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन लेबल नहीं कर देते। सबसे पहले तो किसी भी मरीज़ को अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो पहले तो मेक श्योर करें कि वो लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर रहा है भी या नहीं। अगर आप लोगों को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में नहीं पता, तो उस पे मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो उसकी लिंक नीचे आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। उसके अलावा डैश डाइट, यानी कि डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। अगर किसी भी मरीज़ का ब्लड प्रेशर बढ़ता है न्यूली, तो उसको हम डैश डाइट रिकमेंड करते हैं। तो अगर उस मरीज़ ने डैश डाइट अप्लाई नहीं की और दवाइयाँ खा रहा है, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके अलावा ड्रग्स पे कंप्लायंस, यानी कि देखना है कि मेडिसिन वो ठीक तरीके से ले भी रहा है या नहीं ले रहा। अगर तो वो मरीज़ मेडिसिन ठीक तरीके से नहीं ले रहा और हम उसको रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन लेबल कर दें, ये भी मुनासिब नहीं है। तो इसलिए पहले तो ये लाजमी है कि मेक श्योर करें कि मरीज़ दवाइयाँ प्रॉपर तौर पे खा भी रहा है कि नहीं। अक्सर क्या होता है कि जब भी हाइपरटेंसिव पेशेंट्स दवाइयाँ खाते हैं और उनके सिम्टम्स चले जाते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहने लगता है, तो वो दवाइयाँ छोड़ देते हैं। तो उसके बाद जो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसको रिबाउंड हाइपरटेंशन कहते हैं। इस पे भी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, जिसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो अगर कोई भी मरीज़ अपनी लाइफस्टाइल भी चेंज कर रहा है, डाइट भी अप्लाई कर रहा है, दवाइयाँ भी खा रहा है, इन सब के बावजूद मरीज़ का ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रह रहा, ट्रिपल रिजम के बावजूद, यानी कि वो एसी इनहिबिटर, एआरबी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, हाइड्रोक्लोरोथियाज़ाइड ले रहा है, बट पेशेंट का ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, तो इस पेशेंट को हम लेबल करेंगे रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। यानी कि 3 दवाइयों के बावजूद इंक्लूडिंग डायोटिक्स के पेशेंट का ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ समझने की है कि अगर कोई भी मरीज़ हाइपरटेंसिव मेडिसिन ले रहा है, जब तक उनमें डायोटिक्स यानी कि पेशा वाली दवाइयाँ ऐड नहीं होंगी, तब तक हम उसको रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन लेबल नहीं करेंगे। तो अगर ये 3 दवाइयाँ खाने के बावजूद, जिनमें डायोटिक भी है, पेशाब वाली दवाई भी है, ये खाने के बावजूद उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रह रहा, तो उस इंसान को हम हाइपरटेंसिव रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन लेबल करेंगे। तो अब ये रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन क्यों होता है, वजह क्या है रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन की? तो सबसे पहले तो जो रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन की वजह है, वो है इनअप्रोप्रिएट डोजेज ऑफ द पेशेंट। कोई भी पेशेंट अगर इनअप्रोप्रिएट डोज ले रहा है दवाई का, तो इससे भी ये रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन होगा। इसके अलावा किसी भी इंसान को सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो, यानी कि उस इंसान का जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, उसका कोई वजह, कोई ऐसी वजह है, यानी कि कोई रीनल काजेज़, कोई एंडोक्राइनल काजेज़, कोई ओएसए काजेज़, यानी कि कोई वजह पड़ी है, हम उसको ट्रीट नहीं कर रहे, डायरेक्ट दवाइयाँ दे रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर की, तो उस इंसान में भी रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन हो रहा है। तीसरे नंबर पे एक्सेसिव साल्ट इंटेक, सोडियम इंटेक। कोई भी इंसान अगर सोडियम का इंटेक ज़्यादा कर रहा है, तो इन लोगों में भी ये रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन होगा। अब अलामात क्या होंगी इस रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन की? तो सिंपली जिस तरह नॉर्मल हाई ब्लड प्रेशर की अलामात होती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। अगर सिम्टम्स हों तो हेडेक होगा, फटीग होगा, लेथार्जी होगा। ये अलामात इस रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन में भी होंगी। अब डायग्नोसिस की बात करें, तो इस रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन की जो डायग्नोस है, वो की जाती है एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग से, या तो ये सिंपल बीपी जब मॉनिटर करते हैं, इससे भी ये डायग्नोस हो जाता है।
اب بات کرتے ہیں ٹریٹمنٹ کے بارے میں کہ ہاؤ ٹو ٹریٹ دا ریزسٹنٹ ہائپرٹینشن۔ اب اگر کسی بھی انسان کو ریزسٹنٹ ہائپرٹینشن ہو رہا ہے، سب سے پہلے تو میک شور کرنا ہے کہ وہ ڈائٹری موڈیفیکیشن کر رہا ہے، لائف سٹائل موڈیفائی اس نے کی ہے یا نہیں کی ہے، اور دوائیاں لے رہا ہے بھی یا نہیں۔ اگر یہ تینوں چیزیں اس نے کی ہوئی ہے، اس کے باوجود ہائپرٹینشن بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو رہا، تو اس کا سیکنڈری کاز رول آؤٹ کرنا ہے۔ سیکنڈری کاز سے مراد کے دیکھنا ہے کہ کوئی اس پیشنٹ کا رینل انوالومنٹ تو نہیں ہے، یعنی کہ گردوں کی خرابی تو نہیں ہے۔ اس کا سارا سیکنڈری ورک اپ کرنا ہے، گردوں کے سارے ٹیسٹ کرنے ہیں، حدود کے سارے ٹیسٹ کرنے ہیں، او ایس اے ایکسکلوڈ کرنا ہے، کوارٹیشن آف ایورٹا ایکسکلوڈ کرنا ہے، ساری اس کی ٹیسٹیں کروانی ہیں۔ تو اگر کوئی بھی سیکنڈری کاز مل رہا ہے، موسٹ آف دی ٹائم یہ سیکنڈری کاز ہی ملتا ہے ریزسٹنٹ ہائپرٹینشن میں، تو اگر کوئی بھی سیکنڈری کاز مل رہا ہے تو ٹریٹ دا سیکنڈری کاز، اس سے خود ہی یہ ریزسٹنٹ ہائپرٹینشن ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر جو گردوں کے مریض ہوتے ہیں، جو ڈائلیسس پہ ہوتے ہیں، وہ یہ ریزسٹنٹ ہائپرٹینشن ڈیولپ کرتے ہیں۔ تو ایسے مریضوں کو جو پرائمری کاز ہے یعنی گردوں کی بیماری ہے، اس کو کنٹرول کیا جائے تو ان لوگوں کا یہ جو بلڈ پریشر ہے وہ کنٹرول رہنے لگتا ہے۔ پہلا تو یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ اگر کسی بھی انسان کو ریزسٹنٹ ڈائگنوز ہوتا ہے تو اس کا جو ڈوز ہے وہ اپروپریٹ کریں، یعنی کہ اگر اس انسان کا ڈوز کم ہے تو ڈوز میگزیمم تک لے جائیں اس دوائی کا۔ فار ایگزامپل کوئی یہ جو آتی ہے کمبینیشن میں ایملوڈیپین 5 mg اس کو 10 کر دیں، والسرٹان جو آتی ہے 80 mg اس کو 160 کر دیں، جو ہائیڈروکلوروتھازائڈ جو 12.5 آتی ہے اس کو 25 کر دیں۔ تو اگر یہ کمبینیشن آپ لوگ دے رہے ہیں تو اس سے اس انسان کا بلڈ پریشر کنٹرول ہوگا۔ تو اپ کمنگ ویڈیو میں ہم ریفریکٹری ہائپرٹینشن کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آیا ہو، اگر کوئی آپ کی کیوری ہو تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ میں نے ابھی اپنی آن لائن کلینک شروع کی ہے۔ اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے بھی اپائنٹمنٹ بک کرنی ہے تو یہاں پہ دیے گئے نمبر پہ آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو نمبر آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے، اس نمبر پہ آپ کانٹیکٹ کر کے آپ میری اپائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔